यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर की इंडिया विजिट में कौन सा एक नया सेंटर स्टैब्लिश किया गया है एआई कोलैबोरेशन के लिए? तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम जॉइंट सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैब्लिश किया गया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, जो कि एक जॉइंट सेंटर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर की विजिट में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं देख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पहली इनिशिएटिव है इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। सेकंड है इंडिया यूके जॉइंट सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैब्लिश किया जाएगा, ये हमने देखा। और फेज 2 ऑफ यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी विद सैटेलाइट कैंपस कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा? आईआईटी आईएसएम धनबाद में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फोर्थ है क्रिटिकल मिनरल इंडस्ट्री गिल्ड को भी फॉर्म किया गया है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हो गए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है बेंगलुरु में कैंपस सेट करने के लिए। कैंपस सेटिंग के लिए लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ठीक है। और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ सरे को कहां पे कैंपस ओपन करने के लिए? गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस ओपन करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, इनकी लोकेशंस याद रखनी है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बात करें तो इंडिया यूके सीईओ फोरम को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, रीसेट किया गया है इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को। और जॉइंट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड अंडर यूके एसबीआई एमओयू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये कहां पे कैसे स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया है? ये यूके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमओयू से ये फंड स्टैब्लिश किया गया है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड। क्लाइमेट हेल्थ एंड रिसर्च में बात करें तो फेज 3 लॉन्च किया जाएगा बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का। स्टैब्लिश किया जाएगा ऑफ शोर विंड टास्क फोर्स। और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और यूनाइटेड किंगडम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज ऑन हेल्थ रिसर्च के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पे ऑफ शोर विंड टास्क फोर्स का स्टैब्लिशमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में 9th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अर्जेंटीना की इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना एड पैकेज प्रोवाइड किया है अर्जेंटीना को? तो $20 बिलियन का जो है एड पैकेज अनाउंस किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है करेंसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिसके चलते $20 बिलियन का एड पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। फास्टैग एनुअल पास कब लॉन्च किया गया था और 2 महीने में कितने यूजर्स हैं फास्टैग एनुअल पास के? तो सबसे पहली बात है, फास्टैग को अनाउंस किया गया था या लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2025 को। और इन 2 महीनों में 25 लाख से भी ज्यादा यूजर्स जो हैं फास्टैग एनुअल पास का लाभ उठा चुके हैं। फास्टैग एनुअल पास को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2025 को और 25 लाख यूजर्स से ज्यादा ये यूज कर चुके हैं फास्टैग एनुअल पास। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो लगभग 5.67 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं अंडर फास्टैग एनुअल पास। वैलिडिटी की बात करें तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहते हैं या 200 क्रॉसिंग्स के लिए, या तो 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी या 200 क्रॉसिंग्स पार करने के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फी क्या होती है फास्टैग एनुअल पास की? तो 3000 फॉर अप टू 200 क्रॉसिंग्स। तो अभी हमने देखा जैसे ही 200 क्रॉसिंग्स पार होंगी तो फास्टैग एनुअल पास जो है वो खत्म हो जाएगा। इसकी फी होती है 3000 रुपए, ठीक है। और ये कहां कहां पे एलिजिबल है, कौन कौन से व्हीकल्स एलिजिबल है इसके लिए? तो सिर्फ नॉन कमर्शियल व्हीकल्स विद वैलिड फास्टैग्स आर एलिजिबल फॉर दिस पास, ठीक है। तो आपको इस स्टेटमेंट में बता सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स आर ऑल्सो एलिजिबल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको याद रखना है ओनली नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जो है वही एलिजिबल है फास्टैग एनुअल पास के लिए। लिमिटेशन क्या है? तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है, वैलिड है और ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही और नेशनल टोल्स पे ही ये काम करेंगे, ना कि स्टेट हाईवेज पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवेज पे फास्टैग एनुअल पास यूज किए जाएंगे, ना कि स्टेट हाईवेज पे। मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में टॉप असिस्ट मेकर कौन बने हैं 60 असिस्ट के साथ? असिस्ट क्या है? जो कि असिस्ट करते हैं गोल को सिक्योर करने में। तो ये असिस्ट मेकर जो बन गए हैं टॉप असिस्ट मेकर, ये हैं लायनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये 60 असिस्ट के साथ टॉप पे हैं, फर्स्ट रैंक पे। सेकंड पे हैं नेमार जूनियर जो कि ब्राजील से आते हैं, इन्होंने 58 असिस्ट किए हैं। भारत की कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने आईबीएम के साथ पार्टनरशिप की है क्लाउड सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए? तो ये कंपनी है भारती एयरटेल, जिन्होंने आईबीएम के साथ क्लाउड सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए पार्टनरशिप की है इंडिया में।
किस देश की कंपनी एनटीटी डेटा ने एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया है यूपीआई पेमेंट्स को एनेबल करने के लिए? तो एनटीटी डेटा जो है ये कंपनी है जापान की, जिन्होंने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है यूपीआई पेमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए जापान के मर्चेंट इकोसिस्टम में। कौन सा बैंक इंप्लीमेंट करेगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग NH48 पे? तो ये बैंक है जियो पेमेंट बैंक। कहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा? NH48 में। क्या चीज? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग। जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टोलिंग ऑन NH48। तो NH48 पे इंस्टॉल किया गया है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम NH48 पे बिटवीन गुरुग्राम एंड जयपुर। याद रखिएगा गुरुग्राम और जयपुर के बीच में कहां पे? शाहजहांपुर टोल प्लाजा और मनोहरपुरा टोल प्लाजा NH48 में, जो कि गुरुग्राम और जयपुर कॉरिडोर के बीच में है, वहां पे इंस्टॉल किया गया है ANPR टोलिंग। किसने इंस्टॉल की है? तो जियो पेमेंट बैंक ने इंस्टॉल किया है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? तो ANPR हमने देखा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन इंटीग्रेटेड विद RFID या फास्ट टैग एंड व्हीकल क्लासिफिकेशन सेंसर्स, जिसमें क्या होगा? बिना रुके हुए ही टोल कट जाएगा। तो ये इंस्टॉल किया गया है जियो पेमेंट बैंक द्वारा। कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी को रिसेंटली मिनी रत्न स्टेटस प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर? तो ये कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको प्राप्त हुआ है मिनी रत्न का स्टेटस। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1941 में और कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है हिंदुस्तान शिपयार्ड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीआरडीओ की कौन सी लैब ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम डेवलप किया है? तो दो लैब्स हैं। कौन कौन सी? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी बेंगलुरु ने मिलकर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को डेवलप किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम कितनी हाइट पे? 32,000 फीट पे ये टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। सिस्टम का नाम क्या है? मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, जिसको टेस्ट किया गया है 32,000 की फीट पे। तो ये इंडिया का पहला हाईएस्ट एवर इंडिजिनस फ्री फॉल जंप है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स ने परफॉर्म किया था। किसने डेवलप किया है? तो हमने देखा एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा ने और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु ने। और नेविगेशन होता है नाविक की मदद से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन कफ सिरप्स में कौन सा एक टॉक्सिक केमिकल बताया है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बच्चों की मृत्यु हुई है? तो ये टॉक्सिक केमिकल है डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में काफी बच्चों की जान जा चुकी है। ये टॉक्सिक केमिकल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंडियन कफ सिरप्स में। WHO ने वार्न किया था टॉक्सिक इंडियन कफ सिरप्स के बारे में। तो इसमें कफ सिरप्स जो इन्वॉल्व है वो है कोल्ड ड्रिफ्ट, रीलाइफ और रेस्पी फ्रेश TR, जिसमें जो कंटामिनेटेड होती हैं डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल से, जो कि एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जिसके सेवन से छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि किडनी फेलियर हो गया था कंज्यूम करने के बाद, जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया था। और ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि हमारे भारत में हुई है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है एनेस्थियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम है सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। और इसको हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को। इसको एस्टैब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1981 में। फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है साल 2025-2026 के लिए? तो अनंत गोयनका जी हैं जो कि होंगे फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट, और ये जगह लेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल जी की। करेंटली ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फिक्की के। फिक्की को एस्टैब्लिश किया गया था 1927 में। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए इंडिया का टर्म क्या होगा जो इलेक्ट हुआ है इंडिया अभी? तो साल 2026 से 2028 तक इंडिया सर्व करेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। और इंडिया जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप में, और ये इंडिया का 7th टर्म होगा।
इंडिया इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए फॉर द ईयर 2026 टू ईयर 2028। मतलब 3 वर्षों के लिए जो है इंडिया इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए। और इंडिया अनअपोज्ड इलेक्टेड हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप में। याद रखना है, इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है अनअपोज, मतलब उसके खिलाफ कोई भी दावेदारी नहीं थी एशिया पैसिफिक ग्रुप से। अब टोटल टर्म्स कितना सर्व किया गया है इंडिया द्वारा, तो 7 बार इंडिया ने सर्व किया है ये वाले टर्म को मिला के। इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशंस में वो है पी हरीश जी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। और ये 2006 में रिप्लेस किए थे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल आई है। इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 47 जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, जिनकी टर्म लिमिट होती है मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट के लिए कौन सी सिटी को रिकमेंड किया गया है, तो ये सिटी है गुजरात की अहमदाबाद, जिसको रिकमेंड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए। अहमदाबाद को रिकमेंड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए 2030 में। और इसका जो फाइनल डिसीजन है वो 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो की जनरल असेंबली में लिया जाएगा। इंडिया ने लास्ट कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए थे नई दिल्ली 2010 में। इसी के साथ कंपीटिंग बिड भी लगाई जाएगी 2034 के होस्ट के लिए, 2034 के लिए होस्ट के लिए, जिसमें अबूजा नाइजीरिया जो है कंपीटिंग बिड लगाएगी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये दूसरी बार होगा जब इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। पहली बार हमने देखा नई दिल्ली में 2010 में होस्ट किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत भवन के बीच कौन सी एक रिपोजिटरी को रिवाइव करने के लिए एमओयू साइन किया गया है, तो ये रंग मंडल रिपोजिटरी है भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत भवन भोपाल ने एमओयू साइन किया है रीस्टोर और रीएक्टिवेट करने के लिए रंग मंडल थिएटर रिपोजिटरी।